बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर, जो आजकल मौजूद ज़ेर बहस है वो है बजट। अच्छा, यहाँ पर हज़ारों लोग मुझ जैसे आपको मिलेंगे जो बजट पे 100 तरह की बातें करेंगे, लेकिन किसी को भी सबसे पहले तो यही नहीं पता कि बजट होता क्या है, वो हुकूमत के लिए ज़रूरी क्यों है। यहाँ तक ख़बरें तो सुनी है कि अगर KPK का बजट पास नहीं हुआ तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे या ये हो जाएगा, या किसी और हुकूमत ने बजट पास नहीं करवाया तो उसको दूसरे अरकान की हिमायत हासिल करनी पड़ गई, बड़ा ज़रूरी था। पहले तो सर ये हमें समझाएं कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट के बारे में आम तासुर ये लिया जाता है कि ये एक माशी दस्तावेज़ जी, ठीक है, या इक़्तिसादी डॉक्यूमेंट है जो कि हुकूमत तैयार करती है और जिसके अंदर हुकूमत मुतवक्के आमदनी और अखराजात की तफसीलात पेश करती है। ठीक है, तो इन आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बजट की माशी तारीफ़ ये है कि आपके आमदनी, साल भर की आमदनी और अखराजात का गोशवारा या मीज़ानिया। सही, ये इसकी माशी तारीफ़ है। लेकिन मेरे ख़्याल में और मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक बजट की सिर्फ माशी तारीफ़ नहीं होती, इसकी एक सियासी तारीफ़ भी होती है और इसकी एक समाजी तारीफ़ भी होती है। सही, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बजट एक सिर्फ माशी दस्तावेज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सियासी दस्तावेज़ होती है और समाजी दस्तावेज़ होती है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये सियासी दस्तावेज़ भी है तो मेरा मकसद ये होता है कि बजट किसी भी हुकूमत के विज़न और सिमत को ज़ाहिर कर रहा होता है, उसका इजहार होता है। और जब हम इसको समाजी दस्तावेज़ के तौर पे लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत का आम आदमी के बारे में राय रखना, उसकी फ़िक्र और उसका एहसास रखना का पता भी हमें ये बजट दे रहा होता है। तो जब हम इस बजट को जांचने जाते हैं या किसी पैमाने पे रखकर तोलना चाहते हैं, तो अगर माशी पैमाना होगा तो हम कहेंगे कि इस बजट का GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको हम कह रहे होते हैं कि वो क्या है, इस बजट में करंट डेफिसिट कितना है, इस बजट का ट्रेड डेफिसिट क्या है, इस बजट में तरक्याती मंसूबे कितने हैं। ये माशी लिहाज से उसका नापने का पैमाना होता है। लेकिन अगर आपको इस बजट को किसी समाजी पैमाने पे नापना होगा तो फिर आम आदमी का ताल्लुक़ GDP से या हुकूमत के तरक्याती मंसूबों से या करंट डेफिसिट से या बजट ट्रेड डेफिसिट के नंबरों से नहीं होता। वहाँ बजट नापा जाएगा किसी भी मज़दूर की माथे पर पड़ने वाली शिकनों से, उसकी शिकन में इजाफा हुआ या कमी हुई। सही, यानी एक आम आदमी, एक आम मज़दूर, एक आम किसान, एक आम सरकारी मुलाजिम या मुतवस्सित तबके की माशी मुश्किलात में उस डॉक्यूमेंट ने इजाफा किया है या कमी की है। तो ये इसका समाजी पैमाना हो। तो ये मेरे नज़दीक बजट की अहमियत और तारीफ़ है। सर, अब मौजूदा बजट को आप कैसे देखते हैं जो अभी अभी आया है? अगर हम इन तारीफ़ों के पैमाने पर देख लें बजट को जी, तो आप देखेंगे कि इस वक्त जो बजट 26-27 का हुकूमत ने पेश किया है वो कमोबेश 18.8 ट्रिलियन रुपए का बजट आया है। ठीक है, यानी 777 अरब रुपए के करीब है। तो इसीलिए मैंने उसे 18.8 ट्रिलियन रुपए कहा है। अगर इस हजम का आप मुवाजना 2025-26 के बजट से करें तो बज़ाहिर अदादो शुमार में ये बजट हमें 1.2 ट्रिलियन रुपए ज़्यादा नज़र आता है। यानी जो बजट में इजाफी बजट के मुकाबले में इजाफा दिया गया वो 1200 अरब रुपए
का इजाफा दिया गया है। लेकिन फिल हकीकत अगर मैं इसमें पिछले साल का जो औसत अफरात ज़र की शरह थी, जो कि कमोबेश 6 से 7% थी जी, वो अगर आप शामिल कर दें तो बजट का इजाफा 0। सही। यानी माली कदर के एतबार से पिछले साल के बजट का जो वॉल्यूम रखा गया था और इस साल का जो बजट का हजम है वो दोनों बराबर है। बराबर है। सही। पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसमें ये है कि हमें देखना ये होगा कि क्योंकि हमारा मकसद बजट के सिर्फ हजम में इजाफा करना नहीं होता, मकसद तो असल ये है कि क्या ये बजट माशी तरक्की का बाइस बनेगा, क्या ये बजट रोज़गार और सरमायाकारी में इजाफा करेगा, क्या ये बजट एक आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाएगा। तो बड़ी माजरत के साथ अगर हम बजट के आदाद व शुमार और हुकूमत की तरजीहात को सामने रख लें और जो उन्होंने मंसूबे पेश किए उनको सामने रख लें तो मेरा जवाब नफ़ी में होगा। क्योंकि जो बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं वो तरक्की में इजाफा कर रहे होते हैं, ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। और इसकी वाज़ेह मिसाल क्या है? इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि वफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए जो रकम मख्तस की है इस बजट के अंदर, वो पिछले साल के बजट के मुकाबले में 13% कम है। ठीक है। तो जब तरक्याती मंसूबों के लिए आपने रकम को सुकेड़ दिया और कम कर दिया तो इसका मतलब है पिछले साल के मुकाबले में तरक्याती काम भी कम होंगे। इसी तरह जो विफाक ने PSDP, जिसको पाकिस्तान सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कह रहे होते हैं, उसकी रकम मख्तस की है, वो पिछले साल की रकम के बराबर है। पिछले साल भी PSDP में 1000 अरब रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपए रखा गया था और इस दफा भी कमोबेश इतना ही रखा गया है। तो अगर इसमें हम सूद इफरात ज़र की शरह को शामिल कर दें तो इसकी मालियत और कम हो जाती है, कदर कम हो जाती है। फिर आप दूसरी तरफ ये देखें कि पिछले साल जो बैरूनी सरमायाकारी इस मुल्क में हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इस मुल्क में आया है, वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह है। कमोबेश 1.5 अरब बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी हुई, जबकि हमारे मुकाबले में बांग्लादेश का जो बैरूनी सरमायाकारी है वो 3 से 5 बिलियन डॉलर है और इंडिया से तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 से 60 बिलियन डॉलर के करीब है। इवन ये कि वियतनाम की जो बैरूनी सरमायाकारी औसत बैरूनी सरमायाकारी है वो 20 से 25 बिलियन डॉलर है। और अगर इससे मैं आगे बढ़ जाऊं तो कुछ अफ्रीकी ममालिक की भी बैरूनी सरमायाकारी हमसे ज़्यादा है। तो जब सरमायाकारी नहीं होगी तो रोज़गार में इजाफे कैसा होगा? और आपके यहाँ बेरोज़गारी का आलम यह है कि आपका अपना लेबर फोर्स सर्वे कह रहा होता है कि हमारे यहाँ 8 से 10% बेरोज़गारी है। ये डॉक्यूमेंटेड लेबर फोर्स सर्वे कहता है, लेकिन अगर मैं आज़ाद सर्वे पे चले जाऊँ और बढ़ जाएगा तो 22% के करीब बयान किया जाता है कि 20 से 25% के दरमियान बेरोज़गारी इस मुल्क में है। इस मुल्क में हर साल 30 लाख नौजवान लेबर में शामिल हो जाता है, यानी रोज़गार के लिए आ जाता है मैदान में, और हम बमुश्किल 8 से 10 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं एक साल। अगर आप पिछले 4 सालों का, सिर्फ पिछले 4 सालों का औसत ग्रोथ निकाल लें अपनी, तो वो 2% के करीब है, जबकि आबादी बढ़ने की शरह 2.7% है।
ये ऐड हो रहा है हर दफ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आबादी में इजाफा मेरे ग्रोथ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है खाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दस्तरख्वान वसी हो रहा है, लेकिन उस पर वसाइल की किल्लत होती जा रही है। वसाइल उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा है, तरक्की उस लिहाज से नहीं हो रही। आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि आपके यहाँ जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की तादाद है वो कमोबेश 43% है। यानी करीब सुनने में 43% बहुत छोटा सा आदद लग रहा है, लेकिन जब आप इसको 240 मिलियन लोगों पर लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि 11 करोड़ लोग वो हैं जो शराए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है आपके बारे में। फिर अगर मेरा एक और तज़िया मैं कर रहा था और देख रहा था, तो मैंने अपनी आबादी को तकसीम किया 3 हिस्सों में। एक को कहा कि जनाब ये इलीट क्लास है, दूसरी मिडिल क्लास है, तीसरी बिलो एवरेज या लो क्लास, जिसको आप कह रहे होते हैं, तीसरी कैटेगरी के लोग। तो आपको पता है 90% लोग वो हैं जो बिलो एवरेज हैं, 8 से 9% लोग हैं जो आपके मिडिल क्लास में आते हैं, और 1 से 2% वो लोग हैं जो एलीट क्लास हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं ना, खता गुर्बत से नीचे कितने, वर्ल्ड बैंक ने कहा 43% है, लेकिन इसके ऊपर एक और सतह होती है जी हाँ, जिसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी की सतह। उस लाइन पर आपके कमोबेश इतने ही लोग हैं, 43% मजीद जो है वल्नरेबिलिटी में, जिनको कोई एक झटका नीचे गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाए। और इसका सादा से एक और आप इस बजट पे रहते हुए भी देख लें कि हमने खुद जो इस वक्त कम से कम एक मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की है वो की है 40,000 40,000 से ऊपर, यानी 700 40,700 रुपये माहाना। अब आप ज़रा सोचिए कि आपके मुल्क के अंदर औसत घराना क्या है? 5 से 6 लोग, 6 से 7 लोगों का औसत घराना है। अच्छा, चले मैं इस औसत घराने को भी छोड़ देता हूँ। हम ये कहते हैं, और मुश्तरका ख़ानदान को भी हटा देता हूँ, हम कहते हैं कि जी आपका एक घर, एक मियाँ बीवी और 2 ही बच्चे अच्छे वाले कानून पे आ जाते हैं, यानी 4 अफराद पे आपका घराना मुश्तमिल है, और आपके पास माहाना कम से कम जो तनख्वाह आएगी वो 40,700 जो हुकूमत ने मुकर्रर की है। अब ज़रा इसको आप 4 अफराद पे तकसीम कर लें तो हर एक के हिस्से में 10,000 के करीब, 10,175 रुपये के करीब आपके पास हर एक के हिस्से में आ रहे हैं। और अगर इसको रोज़ाना बेसिस पर ले आएँ, यानी फीकस रोज़ाना बेसिस पे ले आएँ, तो हर एक के हिस्से में 340 रुपये आ रहे हैं। इस 340 रुपये में उसे एक नाश्ता करना है, 2 वक्त का खाना खाना है, उसे घर का किराया देना है, उसे बिजली का बिल देना है, उसे पानी का बिल देना है, तालीम, सेहत, कपड़े, 340 रुपये रोज़ाना। अब ये सवाल हुकूमत का नहीं है, सीधा सीधा हिसाब का सवाल हो गया ना। जी हाँ, हिसाब क्या कह रहा है? हिसाब ये कह रहा है कि अगर एक शख्स पूरे महीने मेहनत के बाद अपने हर घर के फ़र्द के लिए 340 रुपये पैदा कर रहा है, तो फिर सोचना होगा कि हुकूमत की तरजीहात हैं क्या। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि आपका बजट हो या माशी पॉलिसी हो, वो शराय नमू और आपका खसारे को कम करने का नाम नहीं होती सिर्फ, बल्कि उसका असल इम्तिहान बाज़ार में होता है, मंडी में होता है। और जब एक आम फर्द अपने जेब में पड़ी हुई रकम और अपने हाथ में ज़रूरियात की फहरिस्त का मुवाजना करने पर
ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझे अब कौन सी ज़रूरत को ख़त्म करना होगा, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा बजट कामयाब है या नाकाम है। बजट तकरीरों में बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप तकरीरें सुने आप बजट पर, तो बड़ी खूबसूरत तकरीरें हो रही हैं, तो वो तकरीरों में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हकीकी मायनों में फिर वो आदाद और शुमार का गोरख धंधा ही कहलाएगा। सर अब इसमें दो इख्तलाफी सवालात हैं। एक तो सर ये है जो अभी इसी पे बात हुई कि सर हमें ये तो बताया जा रहा है, और गालिबन सही भी है जैसे आप कह रहे हैं, कि लोगों के पास एक बहुत बड़ी तादाद के पास 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है। लेकिन सर हम उसके बाद जितनी भी जगहों पे जाके सोशल सर्वेस करते हैं, कोई भी एक ऐसा शख्स नज़र नहीं आता है कि जिसके पास स्मार्टफ़ोन ना हो, जिसके पास महीने में एक दफ़ा मोबाइल का पैकेज ना आता हो, जिसकी टिकटॉक की वीडियोस ना बन रही हो। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि आपके घर में कोई काम करने आया है तो पता चला उसने पैसे जमा करके टीवी ले लिया जिस पे वो केबल देख रहा है। सर कहीं ना कहीं नंबर्स में भी मसला तो है। अच्छा सर, मैं क्यों कहता हूँ ये बात, ये 43% के नंबर में प्रॉब्लम है, क्योंकि सर इस नंबर से बहुत पहले बगावत हो जाती है। सर एक ये पहलू है, और ये हमें कौमों में नज़र आई है ये बात, ये 11 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। सर एक तो ये बात, दूसरी चीज़ ये कि सर इसको मैं वर्ल्ड बैंक से जोड़ के मज़ीद मसला इसलिए कहता हूँ कि इनके पास तो हर चीज़ का गलत हल होता है। मिसाल के तौर पे जब आप वो कहते हैं कि आप 0.7% के हिसाब से इंसानों की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हल ये निकालते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। और इस हल को जब वो यूरोप और अमेरिका में रखते हैं तो उन्हें इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ जाते हैं। लेकिन वो सारी केस स्टडीज़ देखने के बाद जब हमारे मुल्कों में ये लोग आते हैं तो यहाँ पे आके अफजाइश नस्ल को ख़त्म करने के तरीक़े बताने शुरू कर देते हैं। सर जब इनकी इन सारी पॉलिसीज़ के साथ जब इनके नंबर्स पर हम आते हैं और ऑन ग्राउंड जब गांव देहातों में जाके देखते हैं तो अंदाज़ा ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है। यानी ये मैं यूँ नहीं कह रहा कि ये बजट सही है, तो बजट में तो जाहिर है कि वो एलीट क्लास ही ऊपर जा रही है, लेकिन सर हमारे पास जिन हिस्सों से मदद लेने के तरीक़ेकार मौजूद हैं उनकी भी नीयत में मसला है। देखें, आपने अपने इस सवाल के अंदर कई मौज़ूआत को छेड़ दिया है जिन पर अलग अलग बहस हो सकती है। वेस्ट क्या चाहता है, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ क्या हैं, IMF की पॉलिसीज़ क्या हैं, हम जिन मुल्कों से कर्ज़ लेते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं। लेकिन मैं इसे समेट कर आपके उस आखिरी सवाल पे ले आता हूँ कि आज़ाद व शुमार में कोई गड़बड़ है, नज़र नहीं आता। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, हम लोग सिंध में इंटीरियर सिंध में कुछ इलाक़ों में सर्वे कर रहे थे जो बहुत तबाह हाल है। तो उसमें हमारे साथ एक ड्राइवर था जिसने वो किसी सूदी कर्ज़ पे गाड़ी ली हुई थी, और मुझे मालूम था जो 2 साल बाद प्रूफ भी हो गया कि वो गाड़ी भी जाएगी, फिर भी कर्ज़ अदा नहीं होगा। बहरहाल वो, तो मैंने उससे पूछा खाने वाने का क्या होता है, तो उसने ये बताया कि बस एक चीज़ ये है गांव में कि खाने का हमें कोई मसला नहीं है। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा कि हमारी एक ख़ानदान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, हम उस पर गंदम उगा के पूरे साल काट लेते हैं और बाकी हम सब्ज़ियां उगाते रहते हैं, तो खाना हमारे पास 3 वक्त का मौजूद होता है। ये एक एवरेज गांव के इंसान की पोजीशन है, ये कहीं आई नहीं आदाद व शुमार में। देखिए, हम उन फिगर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क ने जमा की। बजट हमारे मुल्क की फिगर पे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को हटाए, तो मैंने इस पर क्योंकि काम किया है परसेप्शन ऑफ पॉवर्टी पे, जी, और उस पर किताब भी आपको पता है उस पर मैंने लिखी है। थोड़ी देर के लिए हम इस तारीफ को हटा देते हैं, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में आप 180 मुल्कों में 167वें नंबर पे हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि पानी की सहूलत थी ही नहीं थी, जिसमें ये देखा जाता है रिहाइश कैसी थी, सेहत का क्या हाल था, तालीम का क्या हाल था। आप अपने आप तस्लीम करते हैं कि जी हमारे पास
40% लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड है। ये तो आपके फिगर है ना। जी जी। ठीक है, आप खुद कहते हैं कि हमारे पास जो शरह तालीम है वो 60% है। जी तकरीबन ऐसा है। जी। आप कह रहे हैं कि खुद अपने फिगर आपके कह रहे हैं कि जनाब 25 मिलियन बच्चे तकरीबन यानी 2 करोड़ पर 2.5 करोड़ के करीब बच्चे वो हैं जो स्कूल जाने की उम्र को पहुंच गए और स्कूल में नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। आप ये कह रहे हैं कि 40% बच्चे वो हैं जो जिनकी सेहत अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही। आप खुद ये कह रहे हैं कि शरह अमवात हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। जो आपने मिसाल दी ना कि खाने की चीज़ें मौजूद हैं और वो एक मुश्तरका ख़ानदान चल रहा है, आप ये ना देखें असल में हो क्या रहा है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस जगह पे खड़ा हुआ है। कितने आपके यहाँ दस्तरख्वान लगे हैं जो फ्री खाना खिला रहे हैं। जी। तो ज़िंदगी सिर्फ खाने का नाम नहीं है। हम उस तादाद को देख रहे हैं जो उस तरफ बढ़ रही है। आज आप अपना ये कैमरा और माइक लेकर ज़रा सड़क पर निकल जाएं, आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो आपके आगे हाथ फैलाएंगे। कितने लोग वो मिल जाएंगे जो फुटपाथ पर अपने औजार लिए बैठे होंगे और रोज़गार की तलाश में होंगे। ये आईना है हमारा, इसमें हमें अपनी तस्वीर नज़र आ रही है कि ऐसी है। फिर आप बात कर लें अपने कर्ज की। ये तो आप बता रहे हैं ना, हम तो नहीं। बजट में आपने अपने इस 2026-27 में जो बजट में सूद की अदायगी की रकम रखी है वो 8 ट्रिलियन रुपए रखी है। जी 8.7। आपका स्टेट बैंक कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है हमारा 90 खरब रुपए से ऊपर निकल गया है। सिर्फ इस 90 खरब रुपए को अपनी आबादी पे सीधा हिसाब है डिवाइड कर लें तो पता लगता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा 3.5 लाख रुपए का कर्जदार है। यह आदादो शुमार मुझे बेस्ट ने तो नहीं दिए। जी हाँ, ये तो मेरे अपने आदादो शुमार है। हम अपनी माशी हालत का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम खुद ये कह रहे होते हैं कि हमारा इस बजट में भी जो करंट डेफिसिट है वो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ये 5 ट्रिलियन रुपए आप कहाँ से लाएंगे? 2 ही रास्ते होते हैं जी। इजाफी 5 ट्रिलियन रुपए लाने के। एक रास्ता ये होता है आपके पास कि आप कर्ज लें किसी से, जिसका मतलब है कि आपके ऊपर मजीद कर्जा बढ़ेगा, मजीद सूद की रकम भी बढ़ेगी। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपनी करेंसी की कदर कम कर दें। लेकिन ये दोनों रास्ते अफरात ज़र में इजाफा करते हैं। चाहे आप अपनी करेंसी की कदर में कम करें, क्या होगा? आपके पास इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। और आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। आप जो भी चीज़ एक्सपोर्ट के लिए बना रहे होते हैं उसके लिए इनपुट्स दरामद कर रहे होते हैं। जब वो महंगे होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो 2 काम होंगे। एक तो अशिया महंगी होगी, दूसरी ये होगी कि जो इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट से वो उसका कम हो जाएगा। तो शॉर्टेज भी क्रिएट होगी। और जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो फिर कीमतें चढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो चीज़ें वो हैं जो बहुत हमारे सामने रखी हुई हैं। सर इसमें एक सवाल तो ये है कि वो क्या उसूल होने चाहिए बजट बनाने के, यानी कि वो क्या डायरेक्शन हो कि अगला बजट ठीक बने? देखिए, आपको हर सूरत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पे जाना होगा। आपका तरक्याती मंसूबों पे की तरफ फोकस होना चाहिए। मैं बाज़ औक़ात ये भी कहता हूँ कर्ज लेना बुरा नहीं था। कर्ज ले लेती हैं कौमें, लेकिन उस कर्ज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या जिस पर्पस के लिए वो कर्ज लिया गया उसमें सही तरीके से इस्तेमाल हुआ? जिस मंसूबे के लिए कर्ज आया ये था, तो एग्जीक्यूशन की तरफ हम चले गए ना, यानी कि उसी से तो तरक्की की तरफ आप जाएंगे। कि आपको ये सोचना होगा कि अपनी माशी पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा, सिमत को दुरुस्त करना होगा। फिर
आप ये देखिए कि आपका करप्शन इंडेक्स क्या है। आप 180 मुल्कों में 137वें नंबर पे करप्शन में है। सर मैं तो 180 पे ही समझता हूँ ये गलत बताया। तो इसका मतलब ये है कि खराबी तो किसी जगह है ना, यहाँ मौजूद है खराबियाँ। हम अब कर्ज का सूद अदा करने के लिए ले रहे हैं। जी हाँ। और आलम यह है कि अब हमें लोग कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। सर लेकिन फिर हल, बजट का हल क्या है? जैसे कि एक बात मैं उस दिन सुन रहा था कैसे बंगाली साहब को, उन्होंने कहा अपने खर्चे कम करें। लेकिन सर जब हम ओवरऑल देखते हैं तो अगर आप यूँ कहें कि ख़र्चों को 70% भी कम कर दिया जाए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो बहुत बड़ी रकम नहीं बनती जो हम बजट के उसके ऊपर जा रहे हैं। कर्ज़ हम ले चुके हैं पहले से। मिसाल के तौर पे कल एक बेहतर गवर्नमेंट आ गई लेकिन उसके ऊपर ये 90 ट्रिलियन तो पड़े हुए हैं, वो है मौजूद। अब वो जब आगे बढ़े तो एक तो उसने ख़र्चे कम कर लिए, कुछ बेहतरी आ गई। एक ये कि उसने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए, लेकिन सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये कि जैसे आप सड़क या हाईवे या ब्रिजेस बनाते हैं, रोज़गार तो मिल रहा है लेकिन उसकी कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं है ना। या तो आप टोलिंग कर दें, वरना तो इकनॉमिक बेनिफिट्स ही आएंगे आपके पास कि जब उस सड़क की वजह से कुछ बनेगा वहाँ, तो आप यानी इन 5 सालों में तो शायद आखिरी 5वें साल आपको कुछ रिटर्न आना शुरू हो। बहरहाल लेकिन ये कि लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो गए। सर इसके साथ वो जो भी हो जो इसको बेहतर करना शुरू करे, वो एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के अलावा और क्या करे कि जिससे हमारे पास बजट बेहतर हो। देखिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन को हम जब बहरानों की सरजमीन कहते हैं तो मैं उसके साथ एक और बात भी कहता हूँ, खुशकिस्मती से ये मौक़े की सरजमीन भी है, ज़रख़ेज़ है। बिल्कुल। असल में हमें अपनी सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक तो जो आपने बात कही डॉक्टर साहब की, बिल्कुल बजा इरशाद है कि अखराजात की कमी करें, लेकिन अखराजात की कमी के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि मैं कहता हूँ कि उन अखराजात को सही सिमत में करें। जी हाँ। उसकी सिमत दुरुस्त करें कि हमें क्या करना। दूसरी बड़ी अहम बात ये होती है कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का सिलसिला है, वो टैक्स का जो निज़ाम है उसको दुरुस्त करें। आपको पता है कि इस मुल्क में टैक्स कितने लोग देते हैं? 55 लाख से 60 लाख अफराद 240 मिलियन लोगों का बोझ उठा रहे हैं। टैक्स का निज़ाम सही करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप टैक्स का बोझ उन लोगों पे डालते जाएं जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। असल मसला उसकी बेस का है, उसको चौड़ा करें, नेट को चौड़ा करें, वहाँ पर आप काम करें, अपने टैक्स सिस्टम को दुरुस्त करें कि जिन जगहों से आपको टैक्स उसूलन बेहतरीन वसूल करना चाहिए आप उन जगहों पे हाथ डालें, उन पे वसूल करें। आपकी आज भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, या कैश इकोनॉमी आप कह लें, वो आपके जीडीपी का 36% के करीब है। बहुत बड़ी रकम है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कैश इकोनॉमी है। आपको अपने इस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, उसको रेगुलेट कराना होगा। आपके पास अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं इस मुल्क के अंदर। अगर मैं वसाइल की बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क के पास किस किस्म के कितनी वसाइल कुदरत ने नवाजा है। मादनी वसाइल आपके पास हैं, आबी वसाइल आपके पास हैं, आपके पास मौसम खूबसूरत हैं, आपके पास ग्लेशियर मौजूद हैं। सिर्फ अगर कमी है तो मैं ये नहीं समझता कि आपके यहाँ कोई सलाहियत की कमी है। आपके यहाँ ना काबिलियत की कमी है, ना सलाहियत की कमी है, ना मेहनत की कमी है, ना ईमानदार लोगों की कमी है। मुश्किल बातें कर रहे हैं सर आप। कमी है तो एक कमी रहबरों की है, दूसरी नियतों की है। दोनों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है हमें। जब हम अपनी नियत को दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी चीज़ें भी सही होना शुरू होंगी। अल्लाह ताला ने माला माल किया है। आप अक्सर ये कहते हैं ना, देखिए बड़े फ़ख्र से हम बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा एसेट है वो ह्यूमन कैपिटल है, और वो हमारी नौजवान नस्ल। 60% आपकी आबादी का हिस्सा नौजवान नस्ल पर मबनी है, और ख़ास कर उसमें भी वो लोग जो 30 साल से कम हैं।
उनके अंदर जोश है, उनके अंदर बलबला है, उनके अंदर विजन है, राइट। लेकिन ये जो एसेट है हमारा कारगर उस वक़्त होगा जब हम इसको दुनियावी ज़रूरतों के मुताबिक तालीम और हुनर देंगे, सलाहियत देंगे, मौक़े देंगे। ये आपके लिए सरमाया बन जाएगा, एसेट बन जाएगा इस मुल्क का। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। सर इसमें 2-3 कोई क्वेश्चन है जो कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आती बात। पता चलता है IMF ने आपको आधे अरब डॉलर दे दिए, फिर नेगोशिएशन हुई तो आधे अरब और दे दिए। दूसरी तरफ हम ये सुन रहे होते हैं कि पेट्रोलियम की लीवी में आप 1 साल में उससे कहीं ज़्यादा ले चुके हैं। तो सर ये फिर घूम फिर के हमें IMF पे क्यों जाना पड़ता है जब उससे कहीं ज़्यादा हम कहीं और मुल्कों से ले रहे होते हैं? इसी में सर एक चीज़ और ऐड यूँ कर लें कि हमने सुना कि जी आज़रबाईजान ने आपसे $1.5 अरब GF-17 का मुआहदा कर लिया, बांग्लादेश ने कोई 3 अरब का कर लिया, लीबिया 2 अरब का कर रहा है, और एक कोई 10 अरब के आसपास भी कोई फिगर किसी जगह पे आई। अब सर ये तो सिर्फ एक बड़ी प्रोडक्ट हो गई जो आपकी जाए, ये भी आ रही हैं या ये आना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ हम पेट्रोलियम लीवी भी ले रहे हैं, टैक्सेस का हजम भी शायद उस आधे अरब डॉलर से ज़्यादा है जो हम कलेक्ट अभी भी कर लेते हैं। सर फिर हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? इसलिए कि आपको देखें ना, सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी चादर छोटी और पाँव लंबे होंगे, बड़े होंगे, तो जाहिर है कि उन सर वो इतने से आधे अरब डॉलर से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो जाता है? उनके इतने उसूल भी आ जाते हैं उतर के। इसलिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक की आपके जब मुआहदा हो जाता है तो दूसरे मुल्क आपको कर्ज देने में आसानी समझते हैं, दे देते हैं। अभी तक जो IMF और वर्ल्ड बैंक से आपका मुआहदा नहीं हो रहा था, दूसरे मुल्क भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो गारंटर बन जाते हैं एक तरह से आपके। सर तो इसमें सर एक सवाल ये है कि हम किसी की नेट सिक्योरिटी की गारंटी ले रहे हैं, फिर बात हो रही है रीजनल नेट सिक्योरिटी, उसके बाद भी हम इतने कमज़ोर हैं कि हम उस सिक्योरिटी गारंटी देने के बाद भी किसी से बग़ैर IMF की गारंटी के कर्ज नहीं ले सकते। देखिए इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी भी शामिल है ना। IMF वर्ल्ड बैंक का अपना भी एक इन्फ्लुएंस है और उनके भी अपने मकासद हैं, वो रोकते हैं उन मुल्कों को। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का दखल होता है। दुनिया मतलब इस वक्त जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर मुल्क और हर जो इदारा आपने बनाया है उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत काम कर रहा होता है। तो सर अभी हम क्या ये सोच सकते हैं कि अगर जो सिचुएशन करंट नज़र आ रही है उसमें अगर हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो शायद हम डायरेक्ट लोन ले लें? देखिए ये जो 9 मई हुआ इंसिडेंट जिसमें आपने इंडिया को, उसके बाद से और फिर ये जो आपने रोल प्ले किया, सिफारती रोल आपका दुनिया के लिए ईरान और इराक़ वार में और गल्फ़ के साथ मिलकर, इसके अंदर यकीनन आपने एक बेहतरीन किरदार अदा किया है और मैं इस बात का कायल हूँ कि जो जिसका क्रेडिट हो उसे देना चाहिए। एक बेहतरीन रोल अदा किया आपने और आपका सियासी कद बुलंद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस सियासी कद को माशी कद बढ़ा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आपकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि आप उससे फ़ायदा कैसे उठाते हैं। और न सिर्फ उससे माशी फ़ायदा उठाना एक अपनी जगह पर है, फिर जो फ़वाइद उससे हासिल हों उसको क्या अपनी कौम और मिल्लत की फलाह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके आगे के चैलेंजेस हैं जो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा सख्त है। यानी सर ये तो कहा जा सकता है ना कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहरहाल बन सकती है अगर हम कैश कर लें तो। देखिए मैं तो कहता यही हूँ कि हर थ्रेट के साथ अपॉर्चुनिटी होती है। क्या हमें उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आता है? हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आता है? ये सलाहियत पैदा करनी होगी कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम उससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुदरत ने आपको बेशबा वसाइल भी दिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी बार बार देती हैं। इस मुल्क पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है
ख़ास करम है, मैं समझता हूँ कि मौक़े आपके लिए खुद ब खुद कुदरत क्रिएट कर रही है। वरना नॉर्मली होता ये है, जो उसूल है वो ये कि मुश्किलात खुद पैदा हो जाती है, मौक़े पैदा करने पड़ते हैं। लेकिन इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि इसे अल्लाह ताला कुदरत इस पर मेहरबान होती है और इसको मौक़े पैदा करके दे देती है। चलिए सर, एंड में एक लाइटर नोट है कि सर हम इतने अच्छे क्यों हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, या हम में ऐसा क्या अच्छा है कि कुदरत बार बार ये कर रही है? ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि सर आप देखें, मुल्क ख़त्म हो जाते हैं जिस सिचुएशन में हम आज से शायद 20 साल पहले थे, आज तो उससे बहुत बुरी सिचुएशन में है, लेकिन सर पता नहीं हम सरवाइव कर जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, वो उसको ही मालूम होता है कि वो उससे क्या काम लेना चाहता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, कुदरत मौक़े एक वक्त तक देती है, उसको रस्सी खींचते हुए भी देर नहीं लगती। बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ इकबाल अज़ीम अली बात कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। वो कहते हैं ना कि बदलना है तो रिंदों से कहो कि अपना चलन बदले, फ़कत साक़ी के बदल जाने से मैखाना न बदलेगा। बात किरदार की है, मकसद की है, तासुर की है, फ़कत सुर्खी के बदल जाने से अफसाना न बदलेगा। तो हमें अपने रंग ढंग पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, अपनी तर्ज़ हयात भी देखना चाहिए, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास फिर हाज़िर होंगे कुछ और सवालात लेकर।